10 अक्टूबर 1943 की एक ठंडी और सर्द सुबह। पायलट रॉबर्ट रोजी रोसेंथल आज की ब्रीफिंग में पहुंचते हैं, जहां वो 100वें बम समूह के 60 और पायलट और नाविकों से मिलते हैं। उनमें उनका सह पायलट वेनिफ्रेड पेपे लुइस और नाविक रोनाल्ड बेली शामिल हैं। चलो आज ये खत्म करें। लाइट्स, तुम्हारा लक्ष्य आज मॉन्स्टर है। अभी तक फैक्ट्रीज हमारा लक्ष्य थे, पर अब नहीं। आज हमारा निशाना पुराने शहर का कैथेड्रल है। सब हैरान होकर मीटिंग रूम में फुसफुसाने लगे। लुइस और बेली तक हैरान थे। हाँ, 100वें बम समूह के लीडर मेजर जॉन ईगन आगे बढ़कर मंजूरी देते हैं। ईगन के साथ कई और लोगों ने भी पुराने मिशनों में अपने करीबी खोए हैं और नुकसान के दर्द की भरपाई के तौर पे उनके लिए ये मिशन ही सबसे अच्छा बदला होगा। फ्यूल का दबाव, तेल का दबाव, सब सही है। मॉन्स्टर में भारी तादाद में रेलवे कर्मचारी रहते हैं, जो कि जर्मन वॉर एफर्ट्स के लिए जरूरी है। हम संडे मास के लिए वहीं मौजूद होंगे। पता नहीं मुझे इनमें से कैसा महसूस होना चाहिए। कोई बात नहीं पैपी, तुम्हें पता ये हमारा काम है। एक एक करके 100वें बम समूह के B-17 ने उड़ान भरी। रॉयल फ्लश समूह के सबसे आखिरी में तैनात था, क्योंकि सबको पता था वो जगह सबसे ज्यादा खुली और खतरनाक है, लेकिन उस पे टिके रहने से किसी को फायदा नहीं होता। लेकिन ये कोई मामूली सफर नहीं होगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 500 फाइटर्स हमारे रास्ते के बीच आने को तैयार हैं। साथ ही टारगेट के ऊपर भीषण गोलाबारी की भी उम्मीद रखना। तुम सभी 274 बॉम्बर्स फॉर्मेशन का हिस्सा होगे। मेजर ईगन इस समूह के कमांडिंग पायलट होंगे। आगे जमीन है। इंजन धीरे और बेस की तरफ बढ़ते हुए। ईगन एक और चला गया। रेडियो से लॉक में डालो। वहाँ एक और चला गया। किस्मत वाले हैं SOBs। अपने हमले का भार कम करने के लिए तुम्हारे पास 216 P-47 थंडरबोल्ट स्क्वाड्स होंगे। वो हॉलैंड में मिलेंगे और पूरे मिशन के दौरान तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरमाडा हॉलैंड से गुजरते हुए जर्मनी की तरफ बढ़ता हुआ, और वो बिना किसी शक के पूरी तरह दुश्मन इलाके के ऊपर हैं। हमारे फाइटर्स कहाँ हैं? गनर्स, क्या आपको दूर कहीं साथी फाइटर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हमारे पीछे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बाएं तरफ भी खाली है। वो नहीं आ रहे, है ना? अगर आना होता तो अब तक आ जाते। हो सकता है उन्हें थोड़ी देर हो गई हो और वो बाद में मिले। लेकिन क्रू अनजान था कि वो सिर्फ लेट नहीं थे, यहाँ फाइटर्स हैं ही नहीं। उनके बेस के मौसम ने उन्हें उड़ान भरने ही नहीं दी, और उनकी गैर मौजूदगी बॉम्बर्स को और ज्यादा असुरक्षित महसूस करा रही है। लेकिन अब कोई चारा नहीं है, स्कॉट्स के बिना ही आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वो दुश्मन इलाके के नजदीक जा रहे हैं, हमले की और रिपोर्ट्स आने लगी हैं। एकांत फाइटर्स ने फॉर्मेशन पर हमला शुरू कर दिया और कुछ B-17 पर दावा किया। सब लोग सतर्क रहो। पायलट, क्या आप ये देख रहे हैं? फाइटर्स का समूह दूर से दिखाई देता है। अवरोधकों की सेना आ गई है। विजयी भवा, मैं कुछ देर में मिलता हूँ। हमला करो, दिखा दो उनको आज अपनी ताकत। जल्द ही Me-109 और FW-190 का झुंड फॉर्मेशन तोड़ देता है। पोर्टर से बंदूकें उठती हैं और हवा को ट्रेसर से भर देती हैं, जैसे ही जर्मन फाइटर्स अपनी खतरनाक 20 mm की बंदूक दागते हैं। स्टैनली, वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। कुछ ही पलों में पीछे से Me-110 दिखते हैं। साथियों, नीचे की ओर बढ़ो। चारों तरफ से गोलीबारी और रॉकेट दागे जा रहे थे। आसमान फाइटर्स और लेट से भर चुका है। ये बड़े फोर्ट्रेसेस एक के बाद एक गोले सोख रहे हैं, जबकि दुश्मन फाइटर्स आग में भस्म हो जा रहे हैं। एक रॉकेट 100वें बम समूह के मुख्य P-17 को चीरता है। मडमज़ेल ज़िगज़ैग, जो मेजर ईगन चला रहे हैं, उनके 2 इंजन बर्बाद हो गए और विमान का धड़ फट गया है। अरे नहीं, हम उड़ नहीं पा रहे हैं। ईगन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बॉम्बर फॉर्मेशन से अलग हो जाता है। धीरे धीरे दूरी बढ़ती है और वो अलग हो जाते हैं। हम नहीं आ सकते, हमारे साथियों से को हमें छोड़ दे, हम संपर्क नहीं कर सकते। मडमज़ेल ज़िगज़ैग की स्थिति से अनजान ठीक पीछे वाले बॉम्बर्स भी फॉर्मेशन बनाने के लिए नीचे हो जाते हैं। उनको देख बाकी भी यही करते हैं।
ये एक विनाशकाली चेन बन गई है। दाईं तरफ से 2 और आ रहे हैं। शुरुआत में कोई ध्यान नहीं देता, सब युद्ध में लगे हैं, लेकिन जल्दी आपस की दूरी उनका ध्यान खींचती है। हम पीछे छूट रहे हैं। क्यों? हम भयानक तौर पे अलग हो रहे हैं। रफ्तार बढ़ाओ। लीडर, क्या आप सुन रहे हैं? ईगन! किसी को कुछ समझ नहीं आता और पायलट्स को असंभव निर्णय लेना है। क्या वो बाकी साथियों के साथ एक छोटी फॉर्मेशन में रहें या फिर उन्हें पीछे छोड़ मुख्य विमान की ओर बढ़ें। 100वें बम समूह के 2 फ्लाइंग फोर्ट्रेस उड़ान भरते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा के बड़े समूह की ओर दौड़ते हैं। रॉयल फ्लश सबसे पीछे उड़ता हुआ, दोनों पायलट असमंजस में। फॉर्मेशन टूट रही है। हम पीछे छूट रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इस गैप को हटाते हैं तो हर जर्मन हमें निशाना बनाएगा। वो वहीं रहते हैं। जर्मन बहुत जल्द B-17 के इस अलग समूह को ताक लेते हैं और अपने शिकार पर हमला बोलते हैं। नुकसान बढ़ता जा रहा है। जहां कहीं B-17 से धुआं निकल रहा है, वहीं मशीन गनर अंदर से टूटने लगे हैं। रॉयल फ्लश के निवासी सिर्फ देख सकते हैं कि कैसे एक FW-190 अंदर आके उनके देशवासी को विंग पे हमला करता है, जिससे भीषण आग का गोला बन जाता है। उनके दोस्त अपनी जान की रक्षा करते हैं कि सामने बॉम्बर अपना नियंत्रण खो देता है और लाखों टुकड़ों में फट जाता है। जल्द ही दूसरा B-17 भी 20 mm की लगातार गोलीबारी से आग पकड़ लेता है। हम मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। फाइटर्स ने एक और B-17 को आग लगा के उनके विंग्स और धड़ के टुकड़े कर दिए। इन आते हुए हमलावरों को देख पायलट फॉर्मेशन से अलग होके खुद ही घर की ओर बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? ये सिर्फ फाइटर्स का ध्यान खींचता है। वो सब इसे घेर लेते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन इसे उड़ने देते हैं, जिससे वो शहर की ओर जा रही फॉर्मेशन पर ध्यान दे सके। फाइटर्स अपना ध्यान मडमज़ाल ज़िगज़ैग के अंदर मेजर ईगन पर करते हैं। लगातार हमले जरूरी सिस्टम को एक के बाद एक नष्ट कर देते हैं, जो कि फोर्ट्रेस के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। अपनी पूरी जान लगाते हुए ईगन को समझ आता है कि अब हो गया। निकलो यहाँ से, निकलो तुरंत, जल्दी। क्रू कूदना शुरू कर देता है, लेकिन सह पायलट रुक के अपने साथियों के लिए विमान को साधने में ईगन की मदद करता है। निकलो। जैसे ही वो जाते हैं, पायलट जॉन ब्रेडी और मेजर ईगन बॉम्बे से कूदने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले तुम जाओ ब्रेडी, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। नहीं, तुम पहले जाओ। लेकिन तभी ऊपर से एक फाइटर आके गोलियां बरसाता है और बॉम्बे के दरवाजे में गोलियों के नए छेद दिखाई देते हैं। नीचे मिलते हैं ब्रेडी। ईगन पहले कूदता है और फिर ब्रेडी, दोनों सफल होते हैं। जहां रॉयल फ्लश के गनर्स अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं रोसेंथेल और लुइस ने भागने से मना कर दिया। पोजीशन को बनाए रखते हुए वो मजबूरी में बाकी B-17 को गिरते हुए देखते हैं। मैं देख रहा हूँ। 1, 2, 3। लेकिन बाहर एक फाइटर गोली चलाता है। वो रॉयल फ्लश पर रॉकेट की बौछार करता है, जिसमें से एक सीधा विंग पर लगता है, जो कि बड़ा सा छेद करके दोनों इंजन्स गिरा देता है। उड़ते रहो बेली। लक्ष्य और कितनी दूर है? बस कुछ ही दूर, हम पहुंच ही गए। जर्मन फाइटर्स अपना रुख बदल लेते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि B-17 किस ओर जा रहे हैं। फाइटर्स का झुंड अब और खतरनाक गोलीबारी की लहर लेके आता है। पूरी फॉर्मेशन पहले ही खत्म हो चुकी है और अब शहर की सारी बंदूकें सिर्फ 3 जिंदा बॉम्बर्स पर तैनात हैं। आराम से, हम जरूर कामयाब होंगे। भयानक गोलाबारी बचे कुचे विमान को भी तोड़ देती है। रोजी। उनमें से एक को आग लगा दी जाती है और उसे मजबूरन उड़ते हुए मलबे से निकलने से पहले ही बम गिराने पड़ते हैं। ऑटो पायलट शुरू। बम्बार्डियर, प्लेन तुम्हारा है अब। हाँ पायलट, मेरा है। अब विमान का कमान बम्बार्डियर के हाथ में है। बॉम्बे के दरवाजे खुल रहे हैं। निशाना धीरे धीरे दर्दनाक रूप से पास आ रहा है। बस पहुंच ही गए। अरे यार। दूसरे बचे B-17 पर सीधा हमला होता है और वो धुआं धुआं हो जाता है। वो धीरे धीरे दूर होते हैं और पूरी तरह बिखर के नीचे की ओर गिरने लगते हैं। रॉयल फ्लश ही अब इकलौता विमान बचा है।
बम गिरा दिया पायलट। अब विमान आपका है। हाँ, मेरा विमान है। तुरंत रोसेंथियल ने कमान पकड़ी और गोलाबारी से बचने के पैंतरे अपनाए। चलो यहाँ से निकलो। वो केवल 2 इंजन के साथ बेहद क्षतिग्रस्त होके शहर के हवाई इलाके से बाहर निकलते हैं। बाकी सब कहाँ हैं? साथियों, पीछे देखो। कई जर्मन विमान बादलों को चीरते हुए आते हैं। रॉयल फ्लश के गनर्स गोलियां बरसाते हैं, लेकिन अकेले वो केवल एक आसान शिकार है। देख लो, तुम्हारे पास भरपूर गोलियां हो, पकड़ के बैठो सब। निराशा में रोसेंथल बॉम्बर उड़ाने की सारी समझ खिड़की के बाहर फेंकता है और भयानक पैंतरे आजमाने पे आ जाता है। जैसे जैसे B-17 दाएं बाएं होता है, पेश गनर्स अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हैं। वो आधे सेकंड के लिए गोली चलाते, जिसके बाद नीचे बॉम्बर अपना रुख तेजी से बदलने लगता है। 4 FW-190 रॉयल फ्लश को घेरने के लिए आसमान में B-17 का पीछा करते हैं। विली, वो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। रियर गनर सार्जेंट बिल दे ब्लासियो अपनी बाएं ओर से दूसरे को निशाना बना के उस पे गोलियां बरसाते हैं। तीसरे पर गंभीर हमला करते हुए वो उसका बाया विंग उड़ा देते हैं, जिससे वो अपने विंग मैन से जा भिड़ता है और दोनों विमान आसमान से बाहर हो जाते हैं। वो तुरंत ही दूसरे फाइटर पे जाते हैं और उसका इंजन भस्म करते हुए ऊपरी हिस्सा तोड़ देते हैं। आखिरी फाइटर डी ब्लासियो के खतरनाक निशाने से बच निकलता है, लेकिन जर्मन हार मानने वाले नहीं थे। 6 और विमान बॉम्बर के पीछे लग गए। जहां डी ब्लासियो लगातार गोलियां बरसाते हैं, वहीं डबल इंजन फाइटर अपने रॉकेट छोड़ते हैं, जो कि डी ब्लासियो के चारों ओर धुआं ही धुआं कर देते हैं। किस्मत से किसी को कुछ नहीं हुआ। वो एक को निशाना बनाते हुए वापस गोली चलाता है। .50 कैलिबर की बंदूक जर्मन फाइटर के चीथड़े उड़ा देती है। बाकी बचे दुश्मन खुलेआम गोलीबारी करते हैं और लेड की लहर आ जाती है, जो विस्फोट होते हुए सीधा बॉम्बर के धड़ में घुस जाती है। उसके टुकड़े दोनों वेज गनर्स पर जा लगे हैं और वो दर्द से विमान की सतह पर गिर गए हैं। ये बहुत खराब है। जहां मदद के लिए उनकी चीखें रेडियो पे सुनाई देती हैं, वहीं डी ब्लासियो अपनी पूरी जान लगाकर गोलीबारी करता है। गुस्से से भरी आंखें वो अपना शिकार बदलते हुए पूरी फॉर्मेशन को अपना निशाना बनाता है। उसकी गोलियों से 2 190 नियंत्रण खोते हुए एक दूसरे से जा भिड़ते हैं। कुछ ही समय में बेहतरीन किस्मत से बचे हुए जर्मन फाइटर ईंधन की कमी से वापस मुड़ने लगते हैं। वो वापस जा रहे हैं। तुम्हें यकीन है? एकदम से आसमान शांत हो जाता है और रॉयल फ्लश अभी भी उड़ रहा है। आसमान साफ है। वो चले गए। कोई वेस्ट गनर्स को चेक करो। रेडियो ऑपरेटर माइकल बॉकचूसी अपनी पोस्ट छोड़ वेस्ट गनर्स की ओर भागते हैं, जो कि दर्द से सतह पर लेटे हैं। बात करो मुझसे दोस्त, तुम ठीक हो जाओगे सच में। क्या हम वापस जा सकते हैं? हम नीचे गिर रहे हैं, हमें विमान हल्का करना होगा। साथियों, हमें उन सभी चीजों को फेंकना होगा जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुई। वो हर वो चीज फेंक देते हैं जो इस्तेमाल नहीं हुई। बंदूक, गोली बारूद, ऑक्सीजन टैंक, हर चीज। हमने सब फेंक दिया। क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है रोजी? मुझे नहीं पता पैपी, शायद हाँ। वहीं थॉर एबर्ट्स में मैकेनिक्स और ऑफिसर्स इंतजार की आंखों से आसमान को देख रहे हैं, जिसके आने का निर्धारित समय कब का आगे चला गया। बाकी का बॉम्बर समूह पहले ही आ चुका है, लेकिन 100वें बॉम्बर समूह का कोई पता नहीं है। फिर एकदम से इकलौता B-17 क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। धुएं में लिपटा जैसे तैसे उड़ता हुआ रॉयल फ्लश अपना लैंडिंग गियर लगाता है, आगे बढ़ता है और रनवे को छूता है। जैसे ही वो घायल विमान रुकता है, वहां मौजूद लोग हैरानी से देखते हैं। वो रनवे से बाहर निकल जाता है और अपने इंजन बंद कर देता है। वहां सिर्फ खामोशी छा जाती है। वो इकलौते हैं जो 100वें समूह से वापस आए हैं। मेडिकल टीम सहायता के लिए दौड़ती है और क्रू घास पे पांव रखता है। कोई जश्न नहीं है, शायद ही कुछ राहत है। अभी जो भी हुआ उसकी सच्चाई महसूस होती है। ये रेड 8वीं वायुसेना के इतिहास की
सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी। 100वें बॉम्बर समूह को सबसे ज्यादा सहना पड़ा, जिसकी वजह से उसे द ब्लडी 100 का नाम मिला। मारे गए विमान में सवार 130 लोगों में से 37 लोगों की हत्या हो गई और बचे 93 युद्धबंदी बन गए।